ERP नेक्स्ट के सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का भाग है, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम स्वयं ERP नेक्स्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग ERP नेक्स्ट के बेसिक अकाउंटिंग मॉड्यूल के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ERP नेक्स्ट का एप्लीकेशन ओपन करने के लिए आपको वेब ब्राउजर ओपन करना है और वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में आपको ERP नेक्स्ट का URL डाल के वो लॉगिन करना है। जैसे मैंने URL डाला, मेरा लॉगिन का पेज ओपन हो चुका है, जिसमें मैं मेरा यूजर नेम पासवर्ड डाल के सिस्टम के लिए लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे वर्क स्पेस दिखाई देता है और आपके लेफ्ट हैंड साइड में अलग अलग मॉड्यूल्स आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि होम का मॉड्यूल है, हेल्प डेस्क का मॉड्यूल है, अकाउंटिंग है, बाइंग है, सेलिंग है, स्टॉक है, ह्यूमन रिसोर्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्वालिटी है। उसके साथ साथ नीचे CRM है, प्रोजेक्ट्स है, सपोर्ट है, यूजर्स है, वेबसाइट है। ऐसे अलग अलग मॉड्यूल्स यहाँ पे आपको आप लिस्ट आउट कर सकते हो। उसके साथ साथ पेरोल है, बिल्ड है, ERP नेक्स्ट के सेटिंग्स आप कर सकते हो, टूल्स का मॉड्यूल है, इंटीग्रेशन है। ऐसे अलग अलग मॉड्यूल्स आपको ERP नेक्स्ट में अवेलेबल है। आज का हमारा सब्जेक्ट है बेसिक अकाउंटिंग मॉड्यूल में। तो आप हमें अकाउंटिंग मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अकाउंटिंग मॉड्यूल्स में क्लिक करते हो, वैसे आपका अकाउंटिंग का डॉक टाइप ओपन हो जाता है। इस डॉक टाइप में आपको वर्क स्पेस मिलता है, जिस वर्क स्पेस में आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का डैशबोर्ड दिखाई देता है। उसके साथ साथ नीचे आप शॉर्टकट्स आपको दिखाई देते हैं, जिसमें चार्ट्स ऑफ अकाउंट का शॉर्टकट है, सेल्स इनवॉइस का शॉर्टकट है, परचेस इनवॉइस का शॉर्टकट है, जनरल एंट्री का शॉर्टकट है। उसके साथ साथ पेमेंट एंट्री का शॉर्टकट है, अकाउंट रिसीवेबल का है, जनरल लेजर का है, ट्रायल बैलेंस का भी एक शॉर्टकट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स और मास्टर्स के सेक्शन में आप अकाउंटिंग मास्टर्स देख सकते हो, जैसे कि कंपनी क्रिएशन हो, चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएशन हो, अकाउंट सेटिंग्स हो, फिजिकल ईयर हो, अकाउंटिंग डायमेंशंस हो, फाइनेंस बुक्स हो, अकाउंटिंग पीरियड हो, पेमेंट टर्म्स हो। जनरल लेजर्स में आप जनरल एंट्री का सब मेन्यू देख सकते हो, जनरल एंट्री टेम्पलेट आप क्रिएट कर सकते हो, जनरल लेजर्स आप क्रिएट कर सकते हो, कस्टमर लेजर समरी आप जनरेट कर सकते हो। उसके साथ साथ सप्लायर लेजर समरी भी आप यहाँ से देख सकते हो। अकाउंट रिसीवेबल्स में जैसे कि हमारे कंपनी के कितने सेल्स इनवॉइस जनरेट हो चुके हैं, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, उसके साथ साथ कितनी पेमेंट की एंट्री, जो पेमेंट कस्टमर से हमें रिसीव हुआ है उसकी कितनी पेमेंट की एंट्री हमने की हुई है, या पेमेंट एंट्री करना हो तो आप अकाउंट रिसीवेबल्स में जाके पेमेंट एंट्री कर सकते हो। उसके साथ साथ पेमेंट रिक्वेस्ट भी आप यहीं से रेज कर सकते हो, पेमेंट रिकन्सिलेशन कर सकते हो। जनरली हमारे कस्टमर्स उनका लेजर्स मांगते हैं, तो उस समय हमें पेमेंट रिकन्सिलेशन करके उनका लेजर कस्टमर को भेजना पड़ता है। उसके साथ साथ अकाउंट रिसीवेबल्स के समरी आप यहाँ पे देख सकते हो, सेल रजिस्टर आप जनरेट कर सकते हो। सिमिलरली अकाउंट रिसीवेबल के जैसे हम अकाउंट पेबल्स में भी हमारे परचेस इनवाइसेस कितने पेंडिंग्स है, या कितने परचेस इनवाइस जनरेट हो चुके हैं, कितने नंबर ऑफ एक्टिव सप्लायर्स हमारे पास है, कितने सप्लायर की पेमेंट एंट्री कितनी हमें करनी है, या कितना आउटस्टैंडिंग बाकी है। पेमेंट रिकन्सिलेशन जैसे कस्टमर के साथ होता है, वैसे सप्लायर के साथ भी हम पेमेंट रिकन्सिलेशन करके उनको लेजर हम भेज सकते हैं। पेबल की एंट्री हमें अगर करनी होगी तो अकाउंट पेबल में जाके हम अकाउंट पेबल की एंट्री कर सकते हैं। अकाउंट रिसीवेबल समरी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। परचेस रजिस्टर हम लोग देख सकते हैं, आइटम वाइज परचेस रजिस्टर हम लोग देख सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग
फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जनरेट कर सकते हैं या देख सकते हैं। टैक्सेस में हम लोग टैक्सेस और चार्जेस का टेम्पलेट हम लोग जनरेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ परचेस का टैक्स और चार्जेस का टेम्पलेट हम जनरेट कर सकते हैं। आइटम टैक्स टेम्पलेट हम लोग जनरेट कर सकते हैं। टैक्स कैटेगरी, अगर कोई नई टैक्स कैटेगरी इंट्रोड्यूस होती है तो वो टैक्स कैटेगरी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका ERP नेक्स्ट हमें उपलब्ध करवा के देता है कि ये सब मास्टर डेटा क्रिएशन का और उसको इस्तेमाल करने का। नीचे बैंक स्टेटमेंट में आप बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बैंक n नंबर्स ऑफ बैंक अकाउंट आप यहाँ पे अलग अलग बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। उसका बैंक रिकन्सिलेशन आप कर सकते हो। उसके साथ साथ मल्टी करेंसी का फैसिलिटी भी ERP नेक्स्ट आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम कर रहे हो तो अलग अलग करेंसी में भी आप ट्रांजेक्शन या डील कर सकते हो। प्रॉफिटेबिलिटी का रिपोर्ट आप ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हो, जनरेट कर सकते हो। रिपोर्ट सेक्शन में आपको अलग अलग, जैसे मैंने पहले कहा कि ट्रायल बैलेंस का रिपोर्ट आप देख सकते हो, बैलेंस शीट जनरेट करके आप भेज सकते हो, जनरल लेजर्स का रिपोर्ट आप जनरेट करके किसी पार्टी को या सप्लायर को या कस्टमर को आप भेज सकते हो। उसके बाद नीचे शेयर मैनेजमेंट है, उसके साथ साथ स्टेक होल्डर का रिपोर्ट भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो आज हम ये सब बाकी जो मेन्यू जो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग बेसिक अकाउंट के ऊपर चर्चा करेंगे। बेसिक अकाउंट में हम लोग आज दो महत्वपूर्ण एक्टिविटी करेंगे। सबसे पहले तो कंपनी क्रिएशन और उसके बाद उस कंपनी के लिए हम चार्ट ऑफ अकाउंट सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी किस तरह से यहाँ पे क्रिएट की जाती है। तो आपको कंपनी क्रिएशन के लिए सबसे पहले आपको कंपनी अकाउंट मास्टर में आके कंपनी के सब मेनू के ऊपर क्लिक करना है। अगर मेनू से आपको क्लिक नहीं करना हो या क्रिएट नहीं करना हो तो आप यहाँ पे ऑसम बार में जाके कंपनी लिस्ट ओपन करके यहीं से भी आप कंपनी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने कंपनी लिस्ट ओपन की तो यहाँ पे पहले से ही कितनी कंपनी मेरी क्रिएटेड है वो यहाँ पे लिस्ट आउट होती है। अगर मुझे नई कंपनी क्रिएट करनी होगी तो हमको ऐड कंपनी बटन के ऊपर क्लिक करना है। मैंने नई कंपनी का नाम जो भी हमें क्रिएट करना है, हमारे कंपनी का नाम मैंने डाल दिया। लेटर हेड आपको जो डिफॉल्ट कंपनी का लेटर है वो अगर इस्तेमाल करना होगा तो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो, या अगर अटैच करना है तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू लेटर हेड के ऊपर जाके आप लेटर हेड का नाम यहाँ पे डाल सकते हो। उसके साथ साथ उसका लेटर हेड का बेस इमेज के ऊपर से होना चाहिए। अगर इमेज के आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप इमेज भी इसको अटैच कर सकते हो। तो इसको चलिए हम इस लेटर हेड को हम लोग सेव करेंगे। जैसे मैं लेटर हेड सेव करता हूँ तो ये मेरा लेटर हेड यहाँ पे सेव हो चुका है। उसके साथ साथ डिफॉल्ट करेंसी ऑब्वियसली हम लोग इंडिया में, हिंदुस्तान में, इसलिए मैं INR सिलेक्ट करूँगा। अगर आप अन्य किसी देश में हो तो अकॉर्डिंग टू दैट कंट्री आप यहाँ पे आपकी करेंसी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद डोमेन, हमारी कंपनी कौन से डोमेन में काम कर रही है तो हम लोग यहाँ पे हमारा डोमेन भी डाल सकते हैं। जैसे रिटेल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, ऐसे अलग अलग डोमेन में कंपनी काम करती है तो हम लोग यहाँ पे डोमेन हम सिलेक्ट करेंगे। उसके साथ साथ नीचे डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट में कंपनी का डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट कब का है, कौन से साल में, कौन से तारीख को आपकी कंपनी शुरू हुई है, तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ले लेता हूँ। उसके साथ साथ डिफॉल्ट इंडिया में अभी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST है, तो बाय डिफॉल्ट GST परसेंटेज, कौन से GST परसेंटेज में कंपनी ज़्यादातर डीलिंग करती है या ट्रांजैक्शन करती है वो परसेंटेज रेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अलग अलग GST परसेंटेज यहाँ पे अवेलेबल है ERP नेक्स्ट में। आप ड्रॉप डाउन से आपको सिंपली सिलेक्ट करना है।
उसके साथ नीचे जीएसटी के नीचे और एक महत्वपूर्ण सेटिंग है कि अगर ये कंपनी आपकी ग्रुप कंपनी है जिसके अंडर आपको अगर कोई सिस्टर कंसर्न कंपनी या चाइल्ड कंपनी क्रिएट करनी है तो आप इस फ्लैग को एक्टिवेट करके आप चाइल्ड कंपनी या सिस्टर कंपनी क्रिएट कर सकते हो। उसके साथ साथ नीचे हॉलीडे लिस्ट, डिफ़ॉल्ट हॉलीडे लिस्ट अगर कुछ डिफाइन करनी होगी तो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हॉलीडे लिस्ट भी आप अटैच कर सकते हो। हॉलीडे लिस्ट इस करंट फाइनेंशियल ईयर में जितने भी आप पेड हॉलीडे आपकी कंपनी दे रही है वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ पे कंसीडर की जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पे आप कंपनी का जीएसटीएन नंबर और जीएसटी कैटेगरी आप डिफाइन कर सकते हो। फिलहाल हमारी कंपनी अनरजिस्टर है जीएसटी के लिए, इसलिए मैं इसको ब्लैंक रखूंगा। अगर रजिस्टर होती तो मैं यहाँ पे जीएसटी कैटेगरी रजिस्टर रेगुलर सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं जीएसटी नंबर डाल देता था। उसके साथ साथ अलग अलग जीएसटी की कैटेगरी है, जैसे कंपोजिशन है, अनरजिस्टर है, सेल्स के अंडर अगर कंपनी आ रही है स्पेशल इकोनॉमी जोन में तो आप यहाँ पे उसका सेल्स सिलेक्ट करके आप डाल सकते हो। उसके साथ साथ डीम एक्सपोर्ट में अगर कुछ रजिस्ट्रेशन है तो आप ये भी कैटेगरी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे जीएसटी की अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे लिस्टेड आउट है, सिर्फ आपको सिंपली यहाँ से ड्रॉप डाउन से आपकी डिजायर्ड कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके साथ साथ नीचे पैन नंबर आप डाल सकते हो कंपनी का, और सबसे महत्वपूर्ण यानी कि जो हमारा आज का टॉपिक है चार्ट्स ऑफ अकाउंट, इसको इस ड्रॉप डाउन से हम चार्ट ऑफ अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको अवेलेबल होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कंपनी मेरी चाइल्ड कंपनी है या पेरेंट कंपनी के अंडर में क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं चार्ट ऑफ अकाउंट मेरे पेरेंट कंपनी का भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या अगर ये मेरी ग्रुप कंपनी नहीं है या मेरी चाइल्ड कंपनी नहीं है तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्पलेट लेके यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट टेम्पलेट में से मुझे इंडिया चार्ट ऑफ अकाउंट स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड विथ नंबर्स, अगर मैं स्टैंडर्ड लेता हूँ तो मुझे चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए नंबर्स नहीं आएंगे। अगर मुझे नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड विथ नंबर्स का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इंडिया चार्ट ऑफ अकाउंट्स ले लूँगा क्योंकि हम हिंदुस्तान में है, इंडिया में है, तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे एप्लीकेबल करवाना होगा। उसके साथ साथ बाइंग एंड सेलिंग सेटिंग्स भी हम लोग डिफ़ॉल्ट तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि बाइंग करते समय स्टैंडर्ड पेमेंट टर्म्स क्या होने वाले हैं, सेल करते समय स्टैंडर्ड पेमेंट टर्म्स क्या होने वाले हैं। यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम लोग परचेस और सेल करते हैं तो प्रत्येक सप्लायर के अनुसार या प्रत्येक कस्टमर के अनुसार हम अलग अलग पेमेंट टर्म्स डिफाइन करते हैं। तो जनरली ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप कंपनी में बाय डिफ़ॉल्ट बाइंग टर्म्स और सेलिंग टर्म डिफाइन किए जाए, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो यही पेमेंट टर्म्स हमारे प्रत्येक परचेस के ट्रांजेक्शन में या सेल के ट्रांजेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगे। तो जनरली हम हमारे सप्लायर के प्रत्येक सप्लायर के अनुसार हम पेमेंट टर्म डिसाइड करते हैं, तो यहाँ पे ये रिकमेंडेड नहीं है। उसके साथ साथ आप मंथली सेल टारगेट भी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हो। आपका अगर सेल रिटर्न होता है या कस्टमर आपका प्रोडक्ट किसी कारणवश वापस करता है तो आप डिफ़ॉल्ट वेयर हाउस भी सेल रिटर्न के लिए यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे मेरा सेल रिटर्न इन स्टोर्स में आना चाहिए, इन्वर्ट होना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे स्टोर्स का ये ले रहा हूँ। उसके साथ नीचे एचआर एंड पेरोल सेटिंग्स में हम लोग एम्प्लॉय एडवांस अकाउंट के लिए कौन सा अकाउंट लिंक करना चाहेंगे तो यहाँ पे आप लोग लिंक कर सकते हो। सिमिलरली अकाउंटिंग सेटिंग्स में इसका राउंड ऑफ अकाउंट, डिफॉल्ट डिस्काउंट अकाउंट, राउंड ऑफ का कॉस्ट सेंटर, पेमेंट टर्म का टेम्पलेट, फाइनेंस बुक का डिफॉल्ट फाइनेंस बुक कौन सा होना चाहिए, राइट ऑफ का अकाउंट कौन सा होना चाहिए, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में एक्सचेंज गेन लॉस का अकाउंट, ऐसे अलग अलग अकाउंट्स आप यहाँ पे
बाय डिफॉल्ट डिफाइन करके रख सकते हो, ताकि जब भी इस पर्टिकुलर अकाउंट की अगर कोई ट्रांजैक्शन एंट्री होती है तो आपको वहाँ पे वापस अकाउंट सिलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो ये एडवांटेज है यहाँ पे डिफॉल्ट अकाउंटिंग सेटिंग करने का। सिमिलरली आप यहाँ पे HRA सेटिंग्स में बेसिक कंपोनेंट आपके कंपनी के क्या क्या होने चाहिए, जैसे कि बेसिक है एरियर का बेसिक कंपोनेंट क्या होना चाहिए, तो वो एरियर है। HRA का बेसिक कंपोनेंट क्या है, तो वो मेरा हाउस रेंट अलाउंस है। ऐसे HRA के बेसिक सेटिंग्स भी हम लोग बाय डिफॉल्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक्सचेंज रेट रिवैल्यूएशन का सेटिंग है। कई बार हमें एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होता रहता है, तो आपको रिवैल्यूएशन के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। अगर मैं इस ऑटो क्रिएट एक्सचेंज रेट रिवैल्यूएशन, मतलब हमें ऑटोमेटिकली अगर एक्सचेंज रेट का रिवैल्यूएशन करना हो तो आपको इस फ्लैग को एक्टिवेट करके आप फ्रीक्वेंसी आप चाहे तो दिन ब दिन यानी कि रोज का रोज इसका रिवैल्यूएशन कर सकते हो, या हफ्ते में एक बार आप यहाँ पे रिवैल्यूएशन एक्सचेंज रेट का कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है, या आपकी कंपनी के पॉलिसी के ऊपर डिपेंड है कि आपको एक्सचेंज रेट का रिवैल्यूएशन किस तरीके से करना है। उसके साथ साथ हम लोग एरर जो जनरल एंट्री करते समय जो एरर्स आते हैं उसको अगर हम सबमिट करना चाहते हो तो ये फ्लैग हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। सिमिलरली नीचे हम लोग रजिस्ट्रेशन डिटेल में अगर हमारी कंपनी के पास कुछ सर्टिफिकेशंस है, जैसे कि ISO का हो या UN नंबर का सर्टिफिकेशन हो या किसी क्वालिटी से रिलेटेड सर्टिफिकेशन हो, तो ये आप यहाँ पे सर्टिफिकेशन के डिटेल्स यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल में डाल सकते हो, या GST का रजिस्ट्रेशन नंबर हो, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर हो, जो भी है वो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स में आप डाल के रख सकते हो। तो इस तरह से ये कंपनी का इंफॉर्मेशन डालने के बाद हम लोग इस रिकॉर्ड को सेव बटन के ऊपर क्लिक करके सेव करेंगे। तो जैसे ही मैंने सेव बटन के ऊपर क्लिक किया तो मेरा ये कंपनी अब ERP नेक्स्ट सिस्टम में सेव हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा यूनाइटेड टूल नाम का कंपनी का रिकॉर्ड अब यहाँ पे जनरेट हो चुका है, और इसके वर्क स्पेस में आप इस कंपनी के रिलेटेड कनेक्शंस के डैशबोर्ड में प्री सेल्स के कितने कोटेशंस जनरेट हो चुके हैं, कितने सेल ऑर्डर है, कितनी डिलीवरी नोट है, सेल इनवॉइसेस कितने जनरेट है, सर्विस रिलेटेड कितने इश्यूज हमने हैंडल किए हुए हैं, इसका इंफॉर्मेशन इस कनेक्शन के डैशबोर्ड में देख सकते हो। साथ ही साथ ऊपर एक छोटा सा डैशबोर्ड भी आपका दिख रहा है जिसमें आपका सेल्स का ट्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का सेल्स का पर मंथली बेसिस का ट्रेंड क्या है। यहाँ पे आप लोग ये सेल्स का ट्रेंड भी यहाँ पे देख सकते हो। अब जैसे कि हमारी कंपनी जनरेट हो चुकी है, तो कंपनी हमने पहले से एक एग्जांपल के तौर पे हमने कंपनी क्रिएट की है। अब हमारी कंपनी क्रिएट होने के बाद इसका चार्ट ऑफ अकाउंट किस तरह से सेट किया जाता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में यहाँ पे हमें आज चार्ट ऑफ अकाउंटिंग और बेसिक अकाउंटिंग सीखना है। तो सबसे पहले आप अकाउंटिंग में जाके शॉर्टकट्स में चार्ट ऑफ अकाउंट को क्लिक कर सकते हो, या अकाउंटिंग मास्टर में जाके चार्ट ऑफ अकाउंट्स को भी आप क्लिक कर सकते हो। अगर ये दोनों मेनू से आपको नहीं जाना है तो आप यहाँ पे ऑसम बार में जाके यहाँ पे चार्ट्स ऑफ अकाउंट अगर टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको ओपन चार्ट्स ऑफ अकाउंट नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। इसको क्लिक करके भी आप चार्ट ऑफ अकाउंट के डॉक टाइप पे जा सकते हो। अभी मैंने ऑसम बार में जाके ओपन चार्ट ऑफ अकाउंट टाइप किया। टाइप करने के बाद ये मेरा ओपन चार्ट ऑफ अकाउंट का डॉक टाइप ओपन हो चुका है, जिसमें आप फिलहाल मेजर चार्ट ऑफ अकाउंट में 5
चार हेड आप देख रहे हो, जैसे कि मेरा एसेट है, मेरी लाइबिलिटीज है, मेरा इनकम है और एक्सपेंसेस है। एसेट में आप अलग अलग एसेट टाइप आप देख सकते हो कि करंट एसेट है, फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट है या टेम्परेरी अकाउंट है। करंट एसेट्स और फिक्स एसेट होते क्या है? करंट एसेट मतलब होता है कि जो एसेट बार बार जिसमें हम लोग बदलाव देखते हैं। करंट एसेट में अगर आप जाओगे तो दो मेजर अकाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि मेरा पहला बैंक अकाउंट है और दूसरा कैश इन हैंड है। मतलब इसमें बैंक अकाउंट में हम लोग बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं, कभी डेबिट होता है, कभी क्रेडिट होता है। कैश इन हैंड में हमारे कब कैश, हम कैश का पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं या किसी एम्प्लॉय को हम लोग कैश एडवांस भी देते हैं। तो इसमें दोनों अकाउंट में ट्रांजेक्शन पैसा आता जाता रहता है, इसलिए इसमें हम लोग दिन ब दिन बदलाव देखते हैं इन अकाउंट में, इसलिए ये करंट एसेट के अंडर आता है। करंट एसेट का मतलब होता है कि हम हमारी एसेट दिन ब दिन बेसिस पे चेंज होती रहती है, उसमें बदलाव आता रहता है। फिक्स एसेट में आपके जो फिक्स एसेट्स है यानी कि स्थिर है। फिक्स का मतलब स्थिर है, जैसे कि बिल्डिंग्स है, आपके लैंड है, जमीन है, ये बिल्डिंग्स है, फर्नीचर है, आपके कुछ व्हीकल्स हो या और कुछ एसेट हो जो फिक्स है, वो फिक्स एसेट में अंडर आते हैं। यहाँ पे अगर फिक्स एसेट में आप जाओगे तो आपको सिमिलरली उसी टाइप के एसेट आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, जैसे कि बिल्डिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, जैसे आप आपके एम्प्लॉय के लिए लैपटॉप परचेस करते हो, कंप्यूटर परचेस करते हो, फर्नीचर्स आपके पास है, ऑफिस ऑफिस इक्विपमेंट्स है, जैसे प्रिंटर है या और कोई जेरोक्स मशीन है या कोई प्रोजेक्टर वगैरह है। ऐसे अलग अलग आप ऑफिस इक्विपमेंट्स हो, चेयर्स हो, टेबल्स हो, ये सब फिक्स एसेट के अंदर आते हैं। अभी एक बार आप गौर कर रहे होंगे तो मेरा कंपनी में मेरे सभी अकाउंट हेड्स का बैलेंस इस वक्त 0 है। मतलब अभी हमारी कंपनी ने ट्रांजैक्शन किया नहीं। तो किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत होती है? वो होती है कैपिटल, यानी कि पैसा। कैपिटल हमें चाहिए बिजनेस रन करने के लिए। तो कैपिटल कहाँ से आ सकता है? तो कैपिटल एक तो शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर को पैसा को अपनी जेब से डालना पड़ेगा, या हम हमारे कंपनी के शेयर बेच के इक्विटी के माध्यम से हम पैसा इकट्ठा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ शेयर होल्डर्स के पास से हम लोग पैसा करते हैं। हमारे पास सपोज मान लिया जाए 2 शेयर होल्डर ने हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, एक है मिस्टर जॉन और दूसरा है मिस मेरी ने हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो इसकी एंट्री हम लोग जनरल एंट्री करके हम लोग हमारी कंपनी में पैसा ऐड करेंगे। पैसा अब 2 इन्वेस्टर में हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट किया तो वो शेयर होल्डर के अकाउंट से अंडर जाएगा। जैसे पहले से ही मैंने ये 2 शेयर होल्डर के अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करके रखे हुए हैं, एक है जॉन की इन्वेस्टमेंट और दूसरी है मेरी की इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये पैसा तो हमारे इन्वेस्टर से मिला, लेकिन जाएगा कहाँ? तो ऑब्वियसली ये जाएगा हमारे करंट एसेट के अंडर बैंक अकाउंट में। यहाँ पे मेरा पहले से ही मैंने एक बैंक अकाउंट क्रिएट किया है जो HDFC बैंक है। अगर आप चाहे तो अलग अलग बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। आपको बैंक अकाउंट में जाके यहाँ पे ऐड चाइल्ड बटन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल ICICI बैंक, ऐसा आप अलग अलग बैंक अकाउंट भी आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे चाहे तो आप अकाउंट नंबर दे सकते हो। अगर ये मेरा ग्रुप बैंक होगा या ग्रुप अकाउंट होगा तो मैं यहाँ पे इस ग्रुप भी मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ। अकाउंट टाइप में ऑब्वियसली ये मेरा बैंक अकाउंट होगा। करेंसी मेरा INR है क्योंकि हम लोग इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, हिंदुस्तान में कर रहे हैं। और नीचे बाय डिफॉल्ट कंपनी आपकी यहाँ पे लिंक हो चुकी है, जो आपकी कंपनी के लिए आप ये अकाउंट क्रिएट कर रहे हो। इस तरह से आप बैंक अकाउंट के डिटेल डाल के आप
क्रिएट न्यू अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करके अकाउंट जनरेट कर रहे हो। मैं अभी फिलहाल करूंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मेरा बैंक यहाँ पे क्रिएटेड है। सिमिलरली आप अलग अलग हेड के अंडर अलग अलग अकाउंट्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए जाते हैं अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में आने के बाद हमें अभी जनरल एंट्री करना है। जनरल एंट्री में हम लोग इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं 2 शेयर होल्डर के पास से, तो उसकी जनरल एंट्री हम लोग करेंगे। उसके लिए हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग में जनरल एंट्री में, या अगर आप मेनू से नहीं जाना चाहते हो तो आप सिमिलरली जैसे मैंने कंपनी लिस्ट ओपन की थी वैसे आप जनरल एंट्री लिस्ट भी औसम बार से जाके क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जनरल एंट्री लिस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट किया। अब मुझे ऐड जनरल एंट्री बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसमें आप एंट्री का टाइप आता है जनरल एंट्री, उसके साथ साथ अगर आपके पास टेम्पलेट हो जनरल एंट्री का तो टेम्पलेट भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। टेम्पलेट अटैच करने का एक मेजर एडवांटेज ऐसा होता है कि जिसमें हम लोग एरर, मेजरली डेबिट और क्रेडिट का एरर जो होता है कि कौन से अकाउंट को डेबिट होना चाहिए कौन से अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए, वो हम लोग इस टेम्पलेट के माध्यम से टेम्पलेट अटैच करके उसके माध्यम से हम लोग ये अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिस्टर जॉन ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो मैं यहाँ पे जॉन का इन्वेस्टमेंट का अकाउंट लेता हूँ और उसको मैं दूंगा क्रेडिट। तो मिस्टर जॉन ने हमारी कंपनी में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। अब दूसरा अकाउंट हमारे पास ऑब्वियसली ये पैसा जाएगा हमारे बैंक में, यानी कि हमारी बैंक है HDFC। तो मैं यहाँ पे बैंक का अकाउंट सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बाय डिफॉल्ट डेबिट मेरे बैंक को हो चुका है। तो ये जनरल एंट्री हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं दूसरा टैब ओपन करके आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरा इफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए हम लोग आते हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट में। चार्ट ऑफ अकाउंट में आने के बाद, या मैं यहाँ पे ओपन चार्ट ऑफ अकाउंट करता हूँ। ओपन चार्ट्स ऑफ अकाउंट किया। अभी आप देख रहे हो कि आप सोच रहे हो कि हमने तो ये जनरल एंट्री कर ली है, हमारे पास पैसा तो आ चुका है, लेकिन फिर भी मेरे चार्ट्स ऑफ अकाउंट में ये वैल्यू अभी भी 0 है। तो ये 0 क्यों है? क्योंकि मेरे एसेट में इसका इफेक्ट दिखना चाहिए था, मेरे लायबिलिटी में इसका इफेक्ट दिखना चाहिए था, लेकिन अभी भी इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो ये 0 क्यों है? 0 इसलिए है क्योंकि ये मेरा जनरल एंट्री अभी भी ड्राफ्ट के स्टेट में है। ये अभी पूरी तरह से सबमिट नहीं हो चुका है, या मेरे सीनियर अकाउंटेंट ने इसको कंफर्मेशन नहीं दिया है। ये सीनियर अकाउंटेंट का कंफर्मेशन क्यों जरूरी है? कई बार क्या होता है कि जूनियर लेवल का अगर अकाउंटेंट होता है तो कई बार अकाउंटिंग एंट्री करते समय डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट हो सकता है। तो ये किसी सीनियर अकाउंटेंट ने चेक करना चाहिए और चेक करके इस एंट्री को सबमिट बटन के ऊपर कंफर्म करके ही सबमिट करना चाहिए। तो अभी चलो हम लोग इसको सबमिट करके कंफर्म करते हैं। तो कंफर्म करने से पहले ERP नेक्स्ट सिस्टम ऑलवेज आपको एक वार्निंग या वार्न मैसेज पॉपुलेट करता है कि आप सही तरीके से इसको चेक किया है और आप कंफर्म करना चाहते हो। तो चलिए हम लोग इसको एस करेंगे। जैसे ही मैं ये इसको सबमिट करता हूँ तो मेरा ये वाउचर नंबर जनरेट होता है और इसका मुझे कंफर्मेशन मिलता है कि ये एंट्री मेरी अभी सेव हो चुकी है। चलिए अब हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट में जाते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे सिंपली रिफ्रेश करेंगे और जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो कि मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट में अभी मेरे अकाउंटिंग हेड में इसका इफेक्ट आ चुका है। मेरे एसेट में 1 लाख रुपए आ चुका है, जो करंट एसेट का इफेक्ट है मेरा 1 लाख रुपए का। और अगर आप नीचे और एक्सपांड करोगे तो मेरा पैसा अभी बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए मेरा जमा हो चुका है। इसको और एक्सपांड करोगे तो मेरा बैंक में अभी 1 लाख रुपए एक्सपांड है। सिमिलरली मेरे लाइबिलिटी अकाउंट के लिए भी 1 लाख रुपए का आया हुआ है। अब आप कह रहे हो कि ये हमारी कंपनी का एसेट भी है और लाइबिलिटी।
एसेट का अकाउंटिंग का जनरल थंब रूल ये है, एसेट इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। मतलब एसेट एक तरह से आपकी एसेट भी है और दूसरी तरफ से आपकी ये लायबिलिटी। लायबिलिटी किस प्रकार की है, क्योंकि ये हमने पैसा इन्वेस्टर से लिया हुआ है। मतलब हमारे शेयर होल्डर के अकाउंट के लिए यहाँ पे 1 लाख रुपए डेबिट पड़ चुका है। किसी इन्वेस्टर ने हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये पैसा आज नहीं तो कल हमें इस इन्वेस्टर को रिटर्न करना या वापस करना होता है, इसलिए वो हमारी लायबिलिटी है। इसीलिए अकाउंटिंग का थंब रूल है एसेट इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। तो ये इस प्रकार हम लोग इसका अकाउंटिंग एंट्री हम लोग जनरल एंट्री करके इसका इफेक्ट देख सकते हैं। तो चलिए और एक अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। ये तो मिस्टर जॉन का हुआ। वापस हम लोग जनरल एंट्री में जाके हम ऐड जनरल एंट्री करेंगे। इस बार हमें मैरी से इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है, तो मैं मिस मैरी का यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो मेरा ये मैरी का इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। मेरी ने मेरी कंपनी में 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और मेरा सेकेंड इफेक्ट ऑब्वियसली पैसा ये मेरा जाने वाला है मेरे HDFC बैंक में। तो एचडी मेरी के लिए क्रेडिट हो गया और बैंक में पैसा आ गया, इसलिए मेरे HDFC बैंक को ये डेबिट हो चुका है। चलिए एक बार इस एंट्री को भी हम लोग सेव करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये रिकॉर्ड मेरा वाउचर नंबर जनरेट होके मेरा कंफर्म हो चुका है। अब हम वापस चार्ट ऑफ अकाउंट में आके इसको रिफ्रेश करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमारा अकाउंटिंग इफेक्ट सबमिट होने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको सिंपली आपके यूजर नेम पे आके इसको रीलोड करके रिफ्रेश करना है। जैसे आप रिफ्रेश करते हो वैसे आपका ये फिगर 1 लाख से चेंज होके 3 लाख रुपए हो चुका है। अब इसका हम लोग इफेक्ट देख सकते हैं। मेरा करंट एसेट भी 3 लाख रुपए बढ़ चुका है, उसके साथ साथ बैंक अकाउंट भी मेरा 3 लाख रुपए से बढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग अकाउंटिंग जनरल एंट्री करते हैं। अभी हमारे पास हमारी कंपनी के पास पैसा आ चुका है, तो सबसे पहले हमें इस पैसों में से हमें हमारे बिजनेस के लिए एक जगह रेंट आउट करनी होगी। उसके लिए हमें जगह लेनी होगी, या चाहे वो आप परचेस कर सकते हो या रेंटल बेसिस के ऊपर भी ले सकते हैं। तो हम फिलहाल के लिए रेंटल बेसिस के ऊपर एक जगह लेंगे। उसके लिए हमें अगर जगह लेनी है तो रेंट पे करना होगा। तो रेंट हमारा ऑब्वियसली एक्सपेंस होगा, यानी कि हमारा खर्चा होगा। तो ये हमारे खर्चे में जाना चाहिए। अब खर्चे में भी यानी कि एक्सपेंसेस में भी दो कैटेगरी के एक्सपेंसेस होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के लिए जो भी हम खर्चा करते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो सपोर्टिंग पार्ट हम सपोर्टिंग के लिए हम खर्चा करते हैं उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो हमारा ऑफिस रेंट या हमारा ऑफिस इस प्रोडक्ट के लिए सपोर्टिंग रोल में है, इसलिए उसका जो खर्चा है ऑफिस का खर्चा वो सारा का सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है, मिसलेनियस है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस मतलब प्रोडक्ट बेचने के लिए हम लोग सेल्स पर्सन रखते हैं, उसके लिए अलग कैंपेन करते हैं, सेल्स कैंपेन करते हैं, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे अलग अलग मार्केटिंग इवेंट करते हैं। उसके लिए जो खर्चा होता है वो हमारा प्रोडक्ट सेल के लिए हम सपोर्ट लेते हैं, इसलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मार्केटिंग एक्सपेंस के अंडर जाता है। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होगा, ऐसे अलग अलग मार्केटिंग एक्सपेंसेस हम लोग करते हैं। तो हमें अभी क्या करना है, हमें ऑफिस रेंट पे लेना है। तो चलिए इस ऑफिस रेंट की हम लोग एंट्री करेंगे। तो वापस हम लोग
अकाउंटिंग में जाते हैं, जनरल एंट्री में जाएंगे, ऐड जनरल एंट्री बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अकाउंट्स में जाएंगे, सबसे पहले हम लोग ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं, वो कहाँ से जाएगा, हमारे पास कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा है, तो हम सबसे पहले HDFC बैंक सिलेक्ट करेंगे। ऑफिस का रेंट हम लोग 25,000 रुपये पे कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे HDFC बैंक को क्रेडिट करूंगा 25,000 रुपये। और ये हमारा ऑफिस रेंट का ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट हो चुका है, इसलिए मैं ऑफिस अकाउंट को मेरा डेबिट जाएगा 25,000 रुपये। तो इस प्रकार से हम लोग ये अकाउंटिंग एंट्री सेव करेंगे। सेव करने के बाद अभी भी ये मेरा ड्राफ्ट मोड में है। जब मेरा सीनियर अकाउंटेंट इसे क्रॉस चेक करके सबमिट करके कंफर्म करेंगे, तब ये अकाउंटिंग एंट्री का नंबर जनरेट होगा। तो वापस हम लोग अभी चार्ट ऑफ अकाउंट में आएंगे, इसको हम लोग रीलोड करके इसका इफेक्ट अब देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा अभी बैलेंस चेंज हो चुका है। जो पहले मेरा 3 लाख रुपए था, अब मेरा 25,000 रुपये यहाँ पे खर्च हो चुके हैं, यानी कि एक्सपेंस मेरा हो चुका है। मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए मेरा 25,000 रुपये डेबिट हो चुका है, और एक्सपेंस अकाउंट के लिए भी 25,000 रुपये डेबिट हुआ है, और मेरा टोटल एसेट में अब 2,75,000 रुपये बैलेंस है। यानी कि हमारे बैंक में से हमारे 25,000 रुपये खर्च हो चुके हैं, यानी कि हमारे बैंक में अभी 2,75,000 रुपये ही बैलेंस है। तो इस प्रकार से हमने ये अकाउंटिंग एंट्री करके हम हमारे लेजर्स बैलेंस चेक कर सकते हो। आप ERP नेक्स्ट में आप हर एक अकाउंटिंग हेड के लेजर्स यहीं से आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिलती है कि जिस लेजर का, जिस अकाउंट हेड का आपको लेजर देखना है, उस अकाउंट हेड के ऊपर आप जाइए और यहाँ पे व्यू लेजर करके आप इसका लेजर्स चेक कर सकते हो, या इसी का प्रिंट आउट लेके आप किसी को भी आप सबमिट कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे आप अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देख सकते हो, जैसे कि मेरा जनरल लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है। जैसे कि हम लोग अभी जनरल लेजर का एक ओवरव्यू लेंगे। ये हमारा जनरल लेजर का ओवरव्यू है, जिसमें आप देख सकते हो कि हमारी कंपनी में मिस्टर जॉन ने, मेरी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, हमारे बैंक को इफेक्ट हुआ है, वाउचर नंबर है कि अगेंस्ट कौन से अकाउंट में मेरा पैसा है। उसके साथ साथ हमने ऑफिस का रेंट पे किया हुआ है 25,000 रुपये, उसका भी एंट्री जनरल लेजर एंट्री में आया है। तो मेरा ये डेबिट अकाउंट 3,25,000 और क्रेडिट अकाउंट 3,25,000 होके ये मेरा जनरल लेजर टैली हो चुका है। सिमिलरली इसके साथ साथ हम लोग ट्रायल बैलेंस भी यहीं से भी देख सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से होता है। यहाँ पे अगर मैं ट्रायल बैलेंस में जाता हूँ, तो ये मेरा ट्रायल बैलेंस यहाँ पे जनरेट होता है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने मेरे एसेट में 3 लाख रुपए है, एक्सपेंसेस में 25,000 रुपये है। सिमिलरली मेरा क्लोजिंग बैलेंस अपने आप एडजस्ट हो रहा है। इस प्रकार से आप अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ERP नेक्स्ट से जनरेट कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर बैलेंस शीट देखना होगा तो आप यहाँ पे बैलेंस शीट भी देख सकते हो। बैलेंस शीट में हमारी टोटल लायबिलिटी 3 लाख रुपए की है, क्योंकि जो हमने इन्वेस्टर से पैसा लिया था वो हमारी लायबिलिटी है, और इसी फंड में से हमने 25,000 रुपये खर्चा किया हुआ है। अभी हमारा लॉस है, 25,000 रुपये हमने खर्चा, हमारा एक्सपेंसेस है, हमारा खर्चा है, ये लॉस है। अब मैं ये लॉस है ये क्यों बता रहा हूँ, उसके 2 रीजंस है। एक तो सबसे पहले ये रेड कलर में बैलेंस शीट में अगर जो भी प्रोविजनल प्रॉफिट लॉस में अगर रेड कलर में आता है या माइनस साइन के आता है, वो इसे हम लोग लॉस कहते हैं। अगर ये ग्रीन कलर में होता तो ये मेरा प्रॉफिट होता। तो इस तरह से बैलेंस शीट में आप, अगर आपका फिगर रेड कलर में है विथ माइनस साइन है तो ये आपका लॉस है, अगर ग्रीन कलर में है तो ये आपका प्रॉफिट है। तो इस प्रकार से आप बैलेंस शीट भी देख सकते हो।
फाइनेंशियल अकाउंट में आने के बाद आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी हम लोग देख लेंगे। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आप जैसे देख रहे हो कि मेरा इस साल का इनकम, अभी हमने ट्रांजैक्शन सेल परचेस के कुछ ट्रांजैक्शन किए नहीं है, तो इस प्रकार का मेरा इनकम अभी 0 है। मैंने सिर्फ ऑफिस का रेंट पे किया है, इसलिए इस साल में मैंने सिर्फ ऑफिस का खर्चा किया हुआ है, इसलिए मेरा टोटल एक्सपेंसेस 25,000 रुपये है। क्योंकि मेरा इनकम नहीं है, इसलिए मेरा ये प्रॉफिट और लॉस में मुझे ये लॉस दिखा रहा है। इस प्रकार आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, जनरल लेजर्स, ऐसे अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस टॉपिक के लिए ये सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को ध्यान में रखें। अगर आपको सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन के बारे में या सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी समस्या आ रही है, या आप कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन या इंटीग्रेशन करना चाहते हो, जैसे कि व्हाट्सएप है, डेटा माइग्रेशन है, या टैली को ईआरपी नेक्स्ट के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हो, या आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई भी सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन करना चाहते हो, तो आप हमारा सपोर्ट कंसल्टेशन हमारे आपके पैकेज के अनुसार हमारे वेबसाइट के ऊपर से या हमें ईमेल आईडी से लिखकर बुक कर सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है ERPNEXT यानी कि ERPnext@filean FILEIAN.com। ये वीडियो फाइलियन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के कॉपीराइट और ओनरशिप एक्ट के अंदर बना हुआ है, जो सिर्फ उनके ग्राहक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को डाउनलोड करना या गैर इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। फाइलियन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड एक CMMI लेवल 3 ISO DIPP सर्टिफाइड कंपनी है, जिसका मिशन है भारत में MSME बिजनेसेस को कम से कम पैसों में टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना, जैसे ERP सॉफ्टवेयर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।